हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी। और थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। सिलेबस रखा है यहाँ पर, बाकी तो कुछ नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी। और जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर है ना। यूजीसी नेट का पेपर है प्लस एचपीएससी का है। तो दोनों के लिए कैसे हमने तैयारी करनी है, और अब बहुत कम दिन बच गए हैं। और एचपीएससी के लिए तो पूरा महीना भी नहीं है अब। और यूजीसी नेट के लिए थोड़ा सा टाइम है, लगभग 45 दिन मान करके हम चलते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? सिलेबस दोनों का ही सेम है, एचपीएससी का भी यूजीसी नेट का भी। तो कैसे करना है हमें? अपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है कि हम अच्छा स्कोर कर सकें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस ही देखें। सिलेबस देखिए, मतलब आप क्या करें कि आपका जो सिलेबस है उसको निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के आप रख लें अपने पास, है ना। और प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे रख लें, अपने स्टडी टेबल पे। इससे आपको क्या आसानी होगी? आपको आसानी होगी कि आप देखेंगे कि मैंने कितना कवर कर लिया रिवाइज करके, है ना। इतनी मेरे पास यूनिट है, 3 यूनिट्स हैं, सॉरी 10 यूनिट्स हैं। तो 10 में से मैंने कितनी कवर कर ली हैं, और क्या क्या उसमें, कौन कौन सा टॉपिक उसमें रहता है, और उसको कहाँ से कवर करना है, कैसे करना है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सारा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना है, उसको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना टाइम मैनेजमेंट, जो आपका पहला पॉइंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन जिसको हम बोलेंगे हिंदी में, है ना। तो समय प्रबंधन आपको कैसे करना है, इसके लिए हम बात करते हैं। आपके पास जितना भी समय है, डेडिकेटेड जो आपके जो आवर्स हैं स्टडी के लिए, वो होने चाहिए आपके 7 से 8 घंटे। ठीक है, 7 से 8 घंटे डेडिकेटेड होने चाहिए, मतलब कि इसमें आपको और कुछ नहीं करना। इसमें आपको सिर्फ स्टडी करनी है। और स्टडी भी ऐसे करनी है कि आपको बिल्कुल फोकस्ड होके स्टडी करनी है, बिल्कुल फोकस्ड होके। इसमें नो मोबाइल, नो इधर उधर जाना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। 7 से 8 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। ऐसे नहीं कि किसी की कॉल आ गई तो कॉल सुनने लग गए, किसी का मैसेज आ गया रिप्लाई करने लग गए, फिर चैटिंग थोड़ी लंबी चल पड़ी, फिर बैठे थे हम पढ़ने, फिर हम डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट नहीं होना, मीन्स इसमें डाइवर्ट नहीं होना है आपको। ये आपका जो समय है पढ़ने का, इसमें आपको केवल पढ़ना है। आपको कॉल अटेंड करनी है, इसके लिए आप अलग से टाइम रख सकते हैं कि मुझे इस समय कोई ज़रूरी कॉल करनी है, तो आप उस समय कर लेंगे बस। बीच में, पढ़ाई के बीच में आप कुछ नहीं करेंगे। 7 से 8 घंटे आपके डेडिकेट होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए। ठीक है, कॉल मैसेज आपको कुछ भी नहीं, बल्कि आपको इंटरनेट बंद करके रखना चाहिए, है ना। या फिर आप अपना फ़ोन बंद कर दो या इंटरनेट बंद कर दो। जब आपको ज़रूरत हो फिर आपने अपना इंटरनेट ऑन कर लिया, और अपना आपने कुछ पढ़ना है, क्लास देखनी है, कुछ सर्च करना है, तो आप कर सकते हैं, है ना। और सर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ने लगे, है ना, और आपने कुछ चीज़ सर्च करनी है। वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए कुछ भी सर्च, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो इंटरनेट पे तो आपके काम का कुछ मिलेगा नहीं अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो, सिवाय क्लासेस के, है ना। क्योंकि गूगल करेंगे आप किसी चीज़ के लिए, तो उससे बेटर है कि आप अपनी पुस्तकें उठाएं और उसमें से सर्च करें, है ना। तो आपको क्या करना है कि अपनी पुस्तकों से ही आपको देखना है, गूगल किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना। बाई चांस आपको करना पड़ रहा है, आपको पेपर 1 के लिए करना पड़ रहा है, कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ सर्च करनी पड़ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, उसी चीज़ पे फ़ोकस्ड रहना है। क्योंकि अब क्या करेगा गूगल, तो आपको आगे से आगे दिखाएगा ना, है ना, क्योंकि वो कुकीज़ उठाता है, तो वो तो आगे से आगे आपको दिखाएगा उसी चीज़ों से रिलेटेड। तो आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया, फिर आप उसको देखने चले गए। आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, तो आपने
देखा कि मैम पढ़ा रहे हैं और आपने मेरी क्लास लगा ली और आप देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, आपने बैक किया मुझे मेरी क्लास को, और मेरी क्लास अभी चल ही रही है, आप सुन रहे हो, आपको समझ भी आ रही चीज़ें, लेकिन जैसे ही आपने नीचे स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। फिर स्क्रॉल करोगे, आपको कुछ नई चीज़ दिख जाएगी। आप स्टडी ही कर रहे हो, आप स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें देख रहे हो, आपको कुछ नया मिल गया, आपने उस पर क्लिक किया, तो पीछे वाली क्लास बंद, और आपको ना आगे वाला समझ में आएगा ना पीछे वाला, अगर इस तरह से आपका पढ़ने का तरीका है ना। तो इस तरीके को बिल्कुल बंद कर दें। आपको कोई भी चीज़ देखनी है ना, तो आपको सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस रखना है कि मुझे यही चीज़ देखनी है, यही चीज़ देखनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉपी पेन उठाओ और साथ में नोट करना शुरू कर दो जो चीज़ आपके काम की है। फिर आपका ध्यान नहीं भटकेगा, है ना। ध्यान भटकता है तभी जब हम हमारे हाथ खाली हैं, है ना। जब हमारे हाथ खाली हैं तो फिर हम स्क्रॉल करते हैं। तो हाथ खाली नहीं रखने, अपना कॉपी पेन अपने हाथ में रखो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको नोट करते चलो। ठीक है, एक ये बात रही आपकी कि आपको किस तरह से करना है। आपने अपनी प्रिंट आउट निकाल लिया अपने सिलेबस का, आपने अपने टेबल पे रख दिया, आपने एक एक चीज को देखा कि कौन सी यूनिट आपको पहले कवर करनी है रिवाइज करके, और उसमें क्या क्या चीजें हो गई हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, पढ़ ली आपने, आपने इस पे टिक कर दिया। मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ ली, इस पे टिक कर दिया। पाली प्राकृत पढ़ लिया, शौरसेनी पढ़ लिया, अर्धमागधी मागधी सब पढ़ लिया, ब्रज पढ़ लिया, टिक कर दिया। आपको टिक करते चलना है साथ में कि ये हो गया है। और इसी के साथ आपको क्या करना है कि इसी के साथ आपको प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं। प्रैक्टिस सेशन, PYQs, MCQs, है ना। और ये कैसे करोगे आप, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसी टॉपिक से आपको PYQs MCQs करने हैं। PYQs तो आप वैसे भी कर सकते हो, पिछले सालों के, पिछले 10 सालों के कर लीजिए। और MCQs आपको उसी टॉपिक के करने हैं। जैसे आप भाषा पढ़ रहे हो, भाषा वाली यूनिट, तो पहले भाषा वाली यूनिट पूरी कवर कर लो, पढ़ के, पढ़ के रिवाइज करके, हर जगह से रिवाइज करके, अपने नोट्स से रिवाइज करो, क्लासेस से रिवाइज करो, क्लास नोट्स देखो, या फिर स्पीड बढ़ा के अपने क्लासेस देखनी है वो देखो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी गाइड उठाओ, कोई भी गाइड, है ना, कोई भी गाइड, जो भी गाइड है आपके पास पांडे है, दृष्टि है, अरिहंत है, उपकार है, कोई भी है। आपको क्या करना है उससे, उसमें गाइड्स में एक यूनिट के बाद क्वेश्चंस दिए होते हैं, और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 100 100 200 होते हैं। तो इतने क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना। तो वो सॉल्व करने हैं आपको हर एक यूनिट के बाद। और फिर क्या करना है आपको, एक और चीज जो आपको करनी है, आपकी आपने सिलेबस की कॉपी अपने टेबल पे रखी है, साथ में आपको अपनी सारी बुक्स भी टेबल पे रखनी है। अपनी सारी की सारी बुक्स, जिनसे आप बुक्स नोटबुक्स जो भी हैं, वो बुक्स नोटबुक्स सारी आपको, सबके सब आपको अपनी टेबल पे रखनी है। और सहूलियत के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप मान लो एक कोई भी बुक पढ़ रहे हो, और आप मान लीजिए आप पांडे पढ़ रहे हैं, तो पांडे में कहाँ पे निबंध है, कहाँ से नाटक शुरू होते हैं, कहाँ से कविताएं शुरू होती हैं, कहाँ से कहानियां शुरू होती हैं, आपको ढूंढने में टाइम लग रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी अपनी सहूलियत के लिए, जैसे ये किया है मैंने, ये इग्नू की बुक है मेरे पास, और इसमें मिला मुझे ठकुरी बाबा, है ना। तो अब मेरे पास कोई और साधन नहीं था कि मैं कहीं से पढ़ती, तो मैंने इसमें ये बुक मार्क रख लिया, ठकुरी बाबा लिख करके एक बुक मार्क मैंने वहां पर लगा दिया। जब मुझे ये पढ़ना है तो मेरे को क्या करना है, सीधा सीधा अपनी बुक यहाँ से खोलनी है मुझे, और मैं यहाँ पे पहुंच गई ठकुरी बाबा पे, है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे, अब ये है मेरे पास, ये भी इग्नू की बुक है, इसमें भी कितनी जो कविताएं हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं सारी की सारी, जो यहाँ पे बुक मार्क लगाया हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा है। जैसे मुझे कविताएं पढ़नी है तो मुझे क्या करना है, यही वाला पेज खोलना है कि यहाँ से कविताएं स्टार्ट होती है, तो मुझे यही वाला पेज खोलना है। तो ऐसे ही आप अपनी किताबों के साथ कर सकते हैं, ऐसे बुक मार्क आपको बुक सेलर के पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन बुक मार्क्स को खरीद करके आप एक एक अपने वहां पे लगा सकते हैं, अपनी बुक्स में रख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला है, ये है, इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे करके आप निकालेंगे,
और क्या करेंगे, अपनी इस पर लिख करके कि यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो रही है तो कहानी लिख दिया, कविता स्टार्ट हो रही कविता लिख दिया, और उसी पेज पे चिपका दिया उसको। आपको खोलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस एग्जाम्स के टाइम में जल्दी जल्दी आपको कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी ढूंढना है, क्योंकि आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी कहानी का प्रकाशन वर्ष ढूंढना है, कोई आपको उपन्यास का प्रकाशन वर्ष ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, फटाफट ढूंढने का ये तरीका है कि आप उसमें बुक मार्क लगा करके रख सकते हैं। ठीक है, ये रही एक और बात। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, रिवीजन। रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। तो रिवीजन करने का जो तरीका है आपका, वो ऐसे ही है कि आपको पढ़ना है, सिंपल आपको पढ़ना है। आपने सारे नोट्स से एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को, या एक यूनिट को उठा लो, एक यूनिट के एक एक दो दो टॉपिक को उठा लो, है ना। और क्या करो, उसको पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, ऐसे नहीं कि रट्टा मार रहे हो। समझो, पढ़ो, और जो चीज आपको लग रही है कि मुझे नहीं पता थी और ये चीज कुछ नई है और पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना साथ साथ में, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो अपने, है ना। नोट कर लो साथ साथ में, और साथ में रिवीजन हो गया आपका, साथ में आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। कोई भी टॉपिक उठाया गाइड से, उसको कवर करके एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, तो ऐसे करके आपको सारे टॉपिक्स भी क्लियर होते रहेंगे, और आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी, है ना। हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपको, हर यूनिट्स की, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। तो साथ साथ में ही आपको रिवीजन के साथ साथ ही ये करते चलना है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी करने हैं। अगर आपके पास दृष्टि वाली गाइड है तो उसमें पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज दोनों साथ में दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए इजी है। अगर आपके पास अरिहंत वाली गाइड है तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, पीवाईक्यूज भी हैं। तो जो भी गाइड है आपके पास उसका इस्तेमाल कीजिए, और इसी तरह से आपको अपने टॉपिक्स को कवर करना है। शॉर्ट नोट्स आपको साथ में बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना, आपकी चीजें जो है दिमाग में बैठेंगी, क्योंकि लंबे समय तक चीजें याद रहती है जब हम लिखते हैं। तो याद कैसे करना है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है, रिवीजन भी हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस से भी कई बार चीजें भूल रही हैं हमें, तो याद कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे निमोनिक्स बनाने हैं। कोई ट्रिक्स बना ली, है ना, आपको किसी कोई प्रकाशन वर्ष याद करना है, कोई ट्रिक बना ली आपने, और मान लीजिए कोई लेखक हैं जिनके आपको जिनके आपके सिलेबस में क्या है, उपन्यास है मान लीजिए, तो उपन्यासों को आपको याद करना है ना, उपन्यासों को याद करना है। अब उनके सारे के सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट है, तो क्या करना है आपको, उसके लिए कहानी जैसी बना लेनी, एक लाइन बना लेनी है, एक कहानी बना लेनी है, और उसको कहानी के माध्यम से, एक लाइन, एक ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर लेना है। तो ऐसे करके आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है एक जो याद रखने के लिए, कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, पहले उनको उठाओ, जो बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको उठाओ, पहले उनको याद करो, उनके निमोनिक्स बनाओ, उनके ट्रिक्स बनाओ, और ट्रिक्स बना करके उनको याद करो। तो जब आपको याद हो जाएंगी चीजें, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आप अगले टॉपिक पे जाओ, अगले टॉपिक के साथ भी वही करो, उससे अगले टॉपिक्स के साथ भी यही करो, तो धीरे धीरे चीजें जो है आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। अब बात करते हैं, ये तो एचपीएससी और नेट दोनों के लिए बात कर रही हूं मैं। अब नेट वालों के साथ एक और जो बात है अलग, वो ये है कि उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ने पड़ेंगे, है ना। एचपीएससी का ऐसा कुछ नहीं है, उनको सिर्फ एक ही पेपर पढ़ना है। तो यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ने पड़ेंगे नेट वाले बच्चों को। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको ये करना है कि दोनों ही पेपर आपके लिए जरूरी हैं, दोनों ही चीजें आपके लिए जरूरी हैं, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, किसी भी पेपर को आप नहीं छोड़ सकते हो, ना पेपर 1 को छोड़ सकते हो, ना पेपर 2 को। स्कोर आपका अच्छा है तो दोनों ही पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इतना टाइम नहीं देना आपको पेपर 1 को कि जितना आप पेपर 2 को दे रहे हो। ठीक है, अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें से आपके 2 घंटे जो हैं, 8 में से जो 2 घंटे हैं आपके कौन से पेपर के होने चाहिए, पेपर 1 के होने चाहिए। तो 6 घंटे अगर आप अपने 6 घंटे अगर आप दे रहे हैं पेपर 2 को, तो 2 घंटे आपको देने हैं पेपर 1 को।
ठीक है, इस तरह से आपको स्टडी करनी है अपनी। 2 घंटे आपके लिए काफी हैं अगर आप डेडिकेटेड होके स्टडी करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, डेडिकेट होने का मतलब ये है कि फोकस्ड रहना है आपको। मतलब कि डेडिकेट होने का मतलब है कि आपको आपका आउटपुट कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ आपको पता है। आपके घर वालों को लग रहा होगा आप बहुत पढ़ते हैं, दिन भर अंदर रहते हैं, लेकिन आपको असली पता है कि आप दिन भर अंदर रहते हैं तो भी आप कितना आउटपुट निकाल पा रहे हो, है ना। ये असलियत सिर्फ हमें अपनी पता होती है कि हम दिन भर कमरे में हैं, लेकिन हम हमारा आउटपुट कितना आ रहा है स्टडी का वो सिर्फ हमें पता है। तो आपको अपना पता है कि आप कैसे आउटपुट निकाल रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कितना उसका असर हो रहा है, कितनी चीजें याद हो रही है ना। तो ये सिर्फ डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो हर कोई इंटरनेट पे बिजी है। तो अगर आप इस चीज से बच करके, आप फोन से बच करके स्पेशली आप पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक तो फोन है, दूसरा है आपका माइंड जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। माइंड कहीं से घूम करके फिर कई देर के बाद वापस आता है। तो माइंड को भी कंट्रोल करना आपका काम है ना। माइंड को भी समझा करके कंट्रोल करके पढ़ने बिठाना आपका काम है। तो ये सारे काम आपको करने हैं। अब बात करते हैं हम अब सारी चीजें हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं यूनिट्स पे कि कौन सी यूनिट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हिंदी जो भाषा वाली यूनिट है आपकी, इकाई 1, ये छोटी सी यूनिट है, पहले इसको कवर कर लो। छोटी छोटी यूनिट्स पहले कवर कर लो, इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मैंने पढ़ लिया, काफी पढ़ लिया मैंने, है ना। मतलब कुछ हद तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इससे। यूनिट 1 आप पहले पढ़ लो, पहले छोटी यूनिट है यूनिट 1। और क्या भाई, चल नहीं रहा पेन बेचारा। तो देखो छोटी यूनिट है ये, है ना। यूनिट 1 और यूनिट 4, यूनिट आपकी कौन सी है, कहानी वाली, है ना। यूनिट 7 है आपकी कहानी वाली, या 6 है, 7 है शायद। तो कहानी वाली जो यूनिट है ना, कहानी वाली यूनिट, इसको कवर कर लो, छोटी है। छोटी छोटी यूनिट्स पहले कवर कर लो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कर लिया है काफी, है ना। पेपर भी अब नजदीक आ रहा है, तो छोटी छोटी यूनिट्स को पहले कवर करो। उसके बाद भाषा से सवाल आता ही आता है, 100% आता है। 2-3 सवाल आने ही आने हैं, है ना। या मिलान में करके 4-5 सवाल दे देता है, 4-5 आ ही जाते हैं मिलान में भी, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे होते हैं। तो आ जाएंगे, इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे। दूसरी जो आपकी यूनिट है, यूनिट 2, बहुत बड़ी है और पूरा सिलेबस ही इसमें आ जाता है ना। यूनिट 2 में पूरा सिलेबस ही एक तरह से आ जाता है। तो यूनिट 2 पे भी फोकस करें आप, ज्यादा फोकस करना है आपको इस पे, काफी क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। फिर जो साहित्य शास्त्र है, अब साहित्य शास्त्र से क्या होता है बच्चों का, भागते हैं बच्चे इससे, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ यूनिट है। अब जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब पाश्चात्य से थोड़ा ज्यादा टफ है ना। तो जो आपकी भारतीय काव्य शास्त्र है, अगर आपने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है इसके लिए, अभी तक किताबें नहीं पढ़ी है, तो आप अब आपके पास किताबें पढ़ने का टाइम तो है नहीं। अब जाइए आप शॉर्ट नोट्स पे, मतलब अब के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स पे जाइए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, किसी गाइड से, गाइड का सहारा ले लीजिए, गाइड से पढ़ लीजिए अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि अब समय नहीं है। तो इसको गाइड से कवर कर लीजिए, पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों ही, ठीक है। पूरा का पूरा इसको गाइड से कवर करके अपने क्वेश्चन आंसर लगा लो, इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा लो, PYQs MCQs सब कुछ। यूनिट 4 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको पहले कवर कर लो। दर्शन है तो वैचारिक पृष्ठभूमि है, तो इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% आने हैं। क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा, है ना। तो ये किसी भी यूनिट को कम आंक के नहीं चलना है, हर यूनिट से क्वेश्चन आने हैं। कविता वाली यूनिट जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। रेवा तट से आने ही आना है क्वेश्चन, देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अमीर खुसरो से क्वेश्चन आता है, विद्यापति से क्वेश्चन आता है, कबीर से क्वेश्चन आता है। कबीर कबीर का ध्यान देंगे आप, कबीर, जायसी ग्रंथावली और सूरदास, ये भ्रमर गीत सा, इनमें से ना शब्दार्थ ज्यादा पूछे जाते हैं। तो शब्दों के अर्थ, वैसे अगर आपने व्याख्या पढ़ी है, अच्छे से पढ़ा है, कविताएं पढ़ी हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अलग से शब्दार्थ देखें, है ना। तो शब्दार्थ फिर भी आपको रिवाइज करने चाहिए एक बार,
तो देख लेना। तुलसीदास है, बिहारी सतसई है, सब इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिय प्रवास है, भारत भारती है, साकेत है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और सब में से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे जो आंसू है, आंसू एक लंबी कविता है, कविता पढ़नी पड़ेगी आपको सारी की सारी, है ना, बिना पढ़े कोई काम नहीं चलेगा। जूही की कली जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सारी की सारी कविताएं इंपॉर्टेंट है। अब कविताओं में से क्या होता है, कविताओं से अब पूछे जाते हैं सवाल। कैसे सवाल, पंक्तियां दे दी जाती हैं, बताओ पहले कौन सी पंक्ति आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। पूछी गई थी, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, है ना। अब दे दिया चूल्हा, दे दिया चक्की, दे दिया छिपकली, दे दिया कुतिया। बताओ अब पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, है ना। इस तरह से सवाल आया था ना, ऐसे सवाल आते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की भी लगी रही गश्त, जो वो वाली पंक्ति है, ये चौथे नंबर पे आएगी, है ना। तो कविता याद होगी आपको, तभी तो आप सीक्वेंस में लगा पाओगे पंक्तियों को। इसके लिए आपको कविताएं पढ़नी पड़ेगी, सिंपल सी बात। तो कविताएं पढ़ लो सारी की सारी, ठीक है। कविता कोश पे, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारी कविताएं मिल जाएंगी, ठीक है। अब आती है हमारे पास उपन्यास वाली यूनिट, यूनिट 6। उपन्यासों में देखो मैंने आगे प्रकाशन वर्ष लिख रखे हैं जानबूझ करके, ताकि आपको बताऊं मैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे है पंडित गौरीदत्त शर्मा का देवरानी जेठानी की कहानी 1870, परीक्षा गुरु जो है 1882, गोदान 1936, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई पंक्ति दे देगा उपन्यास से और बोलेगा कि इन पंक्तियों के आधार पर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइए। परीक्षा गुरु की कोई पंक्ति बता दी, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ लेगा। पहले तो आपको पंक्ति पता करनी पड़ेगी कि कौन से उपन्यास की है, फिर आपको उपन्यास पता करना, उपन्यास पता करके फिर आपको उसका प्रकाशन वर्ष याद करना पड़ेगा, है ना। या फिर कोई पात्र दे देगा, पात्र, और बोलेगा कि ये पात्र कौन से उपन्यास से संबंधित है, तो आप मिलान कीजिए, तो आपको मिलान करना है। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस में आपने अब तक ये काम कर ही लिया होगा, और कर भी लेना चाहिए इस समय तक, तो कि सिलेबस सॉल्व करना, है ना। फिर भी अगर आपने अभी तक मतलब अगर कर लिया है और आपको याद नहीं है, तो आपको ये दोबारा से करना है। पहले तो अपने सिलेबस के जितने भी राइटर्स हैं उन सबकी रचनाओं को देखो, उनके प्रकाशन वर्ष देखो, और जितने भी राइटर्स हैं हो सके तो उनकी सारी की सारी रचनाओं को देखो, है ना। वो जरूरी है, क्योंकि पहले तो सिलेबस की रचनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कि इनको इन इन जो जितने भी राइटर्स हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला है ना। अगर उनको पुरस्कार मिले हैं किसी रचना के लिए, तो पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कौन सा पुरस्कार मिला, किसके लिए, कब मिला। अब जैसे आंगन के पार द्वार है, आपके सिलेबस में है, आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, आंगन में अकादमी, है ना। मतलब मैंने अपने टाइम में ऐसे याद रखा था, आंगन में अकादमी। तो आंगन में एकेडमी अगर कोई होगी तो आपके लिए अच्छा है ना। तो आंगन में अकादमी, तो इस तरह से निमोनिक बनाने हैं बस आपको, कि आपको याद रह जाए चीजें। मुझे अभी तक याद है ये कि साहित्य अकादमी मिला है इसके लिए, है ना। इस तरह से निमोनिक्स बनाइए, छोटे छोटे ट्रिक्स बनाइए, और ऐसे करके आप चीजों को याद कर लो। अब इसमें से क्वेश्चंस आने हैं, सब में से आते हैं क्वेश्चन। कहानियां हैं, कहानियों वाली यूनिट पूरी की पूरी यूट्यूब पे कराई हुई है, यूट्यूब पे HN अध्ययन और HN एग्जाम्स, दो यूट्यूब चैनल है, दोनों पे कहानियां करवाई हुई हैं। आधी कहानियां एक पे, आधी दूसरे पे हैं। तो देख लेना, स्पीड बढ़ा करके पूरी पूरी कहानियां पढ़ाई है, पूरा टेक्स्ट। उसमें फायदा ये है कि जितने भी आपको कथन कहानियों से पूछे जाते हैं वो उससे कवर हो जाएंगे, है ना। तो चाहे तो आप देख सकते हैं कहानियों वाली जो हमारी क्लासेस हैं, मतलब मैंने उसमें पूरी कहानियां पढ़ाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें पूरी की पूरी कहानियां, ठीक है। कहानियों के प्रकाशन वर्ष कौन सी पत्रिका में छपी है, देखो कौन सी पत्रिका में, यहाँ पे टोकरी भर मिट्टी है ना, तो ये कौन सी पत्रिका में छपी है, छत्तीसगढ़ मित्र में,
छत्तीसगढ़ में टोकरी, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, छत्तीसगढ़ में टोकरी, है ना। तो कैसे, माधवराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 में, छत्तीसगढ़ मित्र में। ठीक है। कौन सी कहानी संग्रह में कहानी छपी है? जैसे राही कहानी 1947 में सीधे साधे चित्र में छपी है, ये पता होना चाहिए आपको। दुनिया का अनमोल रतन जमाना पत्रिका में और सोजे वतन संग्रह में छपी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डिटेल मैंने दी हुई है, इसको देख लेना। और क्लास में भी पूरा करवाया हुआ है ये। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, तो हर यूनिट पे फोकस करना है आपको। यहाँ पे नाटक वाली यूनिट है, कितने नाटक आपके सिलेबस में है, सबके राइटर, सबकी रचनाएं, सारे के सारे प्रकाशन वर्ष रचनाएं सब आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इकाई 9 है निबंध, फिर इकाई 10 है आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, है ना। तो ये करना पड़ेगा आपको। और जो तरीका मैंने बताया आपको पढ़ने के लिए, अगर आपने इसको अपने समय प्रबंधन अच्छे से कर लिया, रिवीजन अच्छे से कर ली, रिवीजन के साथ नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स के साथ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज दोनों के लिए। ठीक है। और जो जिनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ने हैं, उनको पेपर 2 के लिए ज्यादा समय देना है और पेपर 1 के लिए थोड़ा सा कम, थोड़ा सा मतलब कि उसकी तुलना में, सेकंड पेपर की तुलना में फर्स्ट पेपर को आपको कम समय देना, लेकिन समय आपको दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको और किसी चीज़ पे, किसी विषय पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, आगे कैसे करें, या कुछ भी कोई भी सवाल है आपका, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आप। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और अच्छा करके आए। अभी भी आपके पास समय है, तो जितना समय आपके पास बचा है उस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय जो है वापस नहीं आता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय तब तक के लिए।